अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अश्विन कृष्ण अष्टमी नहीं नवमी दिनांक 19 ऑक्टोबर 2022 चरक सूत्र शरीर स्थान अध्याय 6 शंखं चक्रं जलकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच। तो जो शरीर सर्वथा सर्वभावों से सर्वदा और पूरी की पूरी तरीके से जानता है वो वेद लोक सुखप्रदम आयुर्वेदम कार्त्स्येन वेद, वो आयुर्वेद को भी जानता है, सर्वलोक सुखप्रद इस प्रकार के आयुर्वेद। श्रुतमेतद् यदुक्तम भगवता शरीराधिकारे वचः। तो आपने जो शरीराधिकार के बारे में बताया वो हमने सुन लिया। किन्नु खलु भगवान गर्भस्य अंगम पूर्वम भूमिर्वर्तते कुक्षौ। तो कौन सा अंग गर्भ में पहले निर्माण होता है, व्यक्त होता है? कुतो मुखः कथं चास्य अंतर्गतः तिष्ठति। उसका मुख कहाँ पे होता है, कथं च अंतर्गतः तिष्ठति, अभ्यंतर कैसे रहता है। किम आहारश्च वर्तयति, किस आहार से उसका पालन पोषण होता रहता है। कथम भूतश्च निष्कामति, किस प्रकार से वो बाहर निकलता है। कैश्च आहारोपचार ही जाता सद्यो हन्यते, किस प्रकार के आहार उपचार से निर्माण होने के बाद तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं अव्याधि भी वर्तते, और किस आहार वगैरह से किसी भी रोग के विरहित इस प्रकार का उसका अभिवर्धन होता है। किंचा से दैवादि प्रकोप निमित्ता विकारा संभवंती आहोस्विन। तो दैवादि प्रकोप निमित्त इस प्रकार के विकार इसमें होते हैं या नहीं होते हैं, इस प्रकार से। किंचा से काला काल मृत्यु भावा भावयो भगवान अध्यवस्यति। उसके काल अकाल मृत्यु के बारे में, भाव और अभाव, इसके बारे में भगवान किस प्रकार के निश्चय करते हैं। किंचास्य परमायु कानिचस्य परमायुषो निमित्तानि, उसका परमायु क्या है और उसके कारण क्या है, परमायु के कारण क्या है। एवं उक्तवन्तम अग्निवेशम भगवान पुनरसो आत्रेयः उवाच। तो इस प्रकार से पूछे गए
पुनर्वसु आत्रेय अग्निवेश के द्वारा पूछे गए आत्रेय बोले, पूर्वमुक्तम एतत् गर्भावक्रांतो यथा अयम अभिनिर्वर्तते कुक्ष। कि गर्भावक्रांति के अध्याय में ये किस प्रकार से कुक्ष में निर्माण होता है ये तो बता दिया है। यच्चास्य सदा संतिष्ठते अंगजातम विप्रति वादाः तु अत्र बहुविधाः सूत्रकृता ऋषीणां सन्ति सर्वेषां तानपि निबोध उच्यमानानाम्। यच्चास्य संतिष्ठते अंगजातम विप्रतिवादाः तत्र बहुविधाः सूत्रकृतां ऋषीणां सन्ति सर्वेषां। तो कौन सा अंग निर्माण किस क्रम से होता है इसके बारे में वहां पे काफी वाद संभाषा चली है अनेक प्रकार की। जो सूत्र करने वाले इस प्रकार के ऋषि है उनके बारे में, तानपि निबध्य उच्यमानान, तो उनको भी सुन लो कि किस प्रकार के इसमें बारे में वाद हुए हैं। शिरः पूर्वम् अभिनिर्वर्तते कुक्षौ इति कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति। कुमारशिरा भरद्वाज जो है वो पहले शिर निर्माण होता है कुक्षी में, इस प्रकार का मानता है। सर्वेन्द्रियाणां तद अधिष्ठानम इति कृत्वा, क्योंकि वो सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है। हृदयमिति कांकायनो बाल्लिक अभिषेक, तो बाल्लिक देश का वैद्य कांकायन वो बोलता है कि हृदय पहले निर्माण होता है चेतनाधिष्ठान, क्योंकि वो चेतना का अधिष्ठान है। नाभिरिति भद्रकाप्य, भद्रकाप्य का मत है कि नाभि पहले उत्पन्न होती है। आहारागम इति कृत्वा, तो वहां से आहार का आगम उसको गर्भ को होता है, इसलिए पक्वाशय गुदम इति भद्र शब्द का, पक्वाशय और गुद पहले निर्माण होता है, ऐसे भद्र शब्द का कहना है। मारुताधिष्ठान, क्योंकि ये वात का अधिष्ठान इस प्रकार का है। हस्तपादम इति बड़िशाह, हस्त और पाद ये पहले निर्माण होते हैं, ऐसा बड़िश का कहना है। तत्कर्णत्वात् पुरुषस्य, क्योंकि ये दोनों कर्ण है। आदान कर्म हस्त का है और गमन पाद का है, इस प्रकार के इसका कर्म इंद्रिय का कर्म है। इंद्रियाणि इति जनको वैदेयः, तो वैदेह देश का राजा जनक, विदेह देश का राजा जनक, तो इंद्रिय पहले निर्माण होता है। तान्यस्य बुद्धिधिष्ठानानि इति कृत्वा, तो वो उसके बुद्धि के अधिष्ठान इस प्रकार के है। परोक्षत्वात् अचिंत्यम इति मारीचि ही कश्यपः, ये दिखाई नहीं देता इसलिए ये अचिंत्य है, ऐसा मारीच कश्यप का मत है। सर्वांगामि निर्वृत्ति ही युगपत इति धन्वंतरि, सभी अंगों की जो उत्पत्ति हो एक साथ होती है, ऐसा धन्वंतरि का कहना है। तदुपपन्नम, तो इनमें से एक मत अत्रेय को ग्राह्य है जो धन्वंतरि का मत है। सर्वांगानां तुल्य कालाभिनिर्वृत्तत्वात् हृदय प्रकृति नाम, हृदय प्रवृत्ति सभी अंगों का एक ही काल में निर्माण होता है, इसलिए सर्वांगानाम ही ऐसे हृदय मूलम अधिष्ठान च केशांचित भावानाम। इसमें धन्वंतरी ये जो बात कहते हैं, तो धन्वंतरी कौन है, ये एक मुद्दा निकलेगा यहाँ से। वो धन्वंतरी काशीपति दिवोदास जिसने सुश्रुत को ये सब पढ़ा, या वो धन्वंतरी है या कुछ अलग धन्वंतरी इस प्रकार का है। कहीं कहीं ये तत्वधान्वंतरियाणाम अधिकारा क्रियाविधौ इस प्रकार के चर्काचार्य बात करते हैं, तो वहां पे धन्वंतरीय का अधिकार होता है, धन्वंतर संप्रदाय का अधिकार होता है, ऐसा बताते हैं। तो ये स्पष्ट है कि आइदर अग्निवेश के काल में या चरक के काल में और दृढ़बल के काल में ये परंपरा पूरी विकसित हो गई थी, धान्वंतर परंपरा, शल्यतंत्र परंपरा। और जहाँ शल्यतंत्र का मतलब है, जब शल्यतंत्र से कुछ लेना देना है, वहां पे वो धन्वंतरी आम अधिकारा क्रियाविध इस प्रकार के बता देते हैं। तो ये धन्वंतरी उसी का प्रमुख है या नहीं है ये बताना काफी मुश्किल होगा, लेकिन एक ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो सभी अंगों का हृदय ये मूल और अधिष्ठान है।
केषाञ्चित् भावानां और कुछ भावों का न च तस्मात् पूर्वम् अभिनिर्वृत्तिः येषाम्, और इसीलिए उसकी पूर्वाभिनिर्वृत्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। तस्मात् हृदय प्रवृत्तिनां सर्वांगानां तुल्यकालाभिनिर्वृत्तिः, और इसलिए हृदय प्रवृत्ति सभी अंगों की एककाल में अभिनिवृत्ति होती है। सर्वे भावा ही अन्योन्य प्रतिबद्धा तस्मात् यथाभूत दर्शनम साधु, और सभी भाव जो है अन्योन्य प्रतिबद्ध है, तस्मात् यथाभूत दर्शनम साधु, इसलिए जैसे है उस प्रकार से उसको समझ लेना, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये जो बात बताई गई है, सर्वे ही भावा अन्योन्य प्रतिबद्धा, सभी भाव एक दूसरे से जुड़े, इस प्रकार के हैं। तो मॉडर्न एनाटॉमी में इंडिविजुअल अप्रोच हो गया, सिस्टमेटिक अप्रोच इस प्रकार से, या सिस्टम वाइज अप्रोच, और उसके लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, डाइजेस्टिव अलग, डर्मेटोलॉजी अलग, वगैरह वगैरह, ये बातें हो गई है। जेनाइटो यूरिनरी वगैरह ये अलग, इस प्रकार से बातें हो गई। और फिर उसकी रचना के आधार पर उसके कार्य संबद्ध इस प्रकार के हो गए। हमारे ग्रंथों में एक तो रसरक्तादि धातुओं का संबंध है, जिसका डायरेक्टली एलोपैथी में कुछ नहीं है, एनाटॉमी की दृष्टि से कुछ नहीं है, ये एक मुद्दा। और जो अवयवों का निर्माण है, उसमें भी ज्यादा जिक्र अवयवों के फंक्शंस पर नहीं, फंक्शनैलिटी जो है वो दोषों की है। तो जो भी कार्य होते हैं वो दोष कुछ हद तक धातु मल इनके कार्य है, अवयव के कार्य इस प्रकार की कंसेप्ट नहीं है। और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पे है कि एक पर परिणाम हो गया तो दूसरे पर भी इसी तरीके से परिणाम हो जाएगा, अवयवों से या अंगों से इस प्रकार से। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार से ये चलता है, मॉडर्न में स्पेशलाइजेशन चलता है, उसमें एक क्षेत्र में अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो दूसरे क्षेत्र की तरफ देखता भी नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता है। उसके लिए उसका एक्सपर्ट है वो देखेगा, मेरा काम नहीं है, इस प्रकार से मानते हैं। और एक जो सर्वांगीण दृष्टिकोण होना जरूरी है, केवल बॉडी का ही नहीं, शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन सभी का, वो तो एलोपैथी में कहीं है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये अन्योन्य प्रतिबद्ध है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वैसे काफी कॉम्प्लेक्स रचना पूरे शरीर रूपी यंत्र की है। इसमें से एक बात कर सकते हैं, मैं जो बात कहता आ रहा हूं कि एंट्री पॉइंट 3 ही है। एक अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस और प्राणव स्रोतस। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया को समझते हैं तो साधक पित्त और वो जिस बुद्धि, मेधा, अभिमान वगैरह के जरिए पाचन का काम करता है, ज्ञान का पचन करता है और अभिप्रेतार्थ साधन कर लेता है, तो ये एक थोड़ी सी अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये अगर एंट्री पॉइंट्स इस प्रकार के हैं 3, और ज्यादा से ज्यादा ये साधक पित्त के द्वारा ज्ञान का पचन होना, ये 4 बातें अगर मानते हैं तो सभी शरीर से यही जुड़े रहते हैं, ये एक बात। और दूसरी बात, इनका एक सिंक्रोनाइजेशन इस प्रकार का है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो सभी पूरे शरीर से जुड़ी हुई इस प्रकार का है, अंतिम सेल तक ये खाना पहुंचाना, और दूसरी बात ये ऑक्सीजन पहुंचाना, ये उनका काम है। तो पूरे शरीर में इन दोनों की व्याप्ति है। वैसे मॉडर्न साइंस में
डायरेक्टली धातुओं का संबंध नहीं है। रक्त एक बताया गया है भाव, जो घूमने वाला इस प्रकार का भाव है। और वो सर्कुलेट होता रहता है, वो ऑक्सीजन लेके जाता है, उसका ऑक्सीहेमोग्लोबिन बना के, और टिश्यू रेस्पिरेशन हो जाता है। ये एक बात बताते हैं। और रक्त के ही जरिए पोषण जो है वो होता रहता है धातुओं का या सभी सेल्स का। इस प्रकार का उनका मानना है। तो इस प्रकार से रक्त से ये दो भाव होते रहते हैं। एक तो ऑक्सीजन पहुंचा जाता है और दूसरा पोषण बताया जाता है। धातूनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्त, ये सुश्रुत का एक वचन है। धातुओं की क्षय या वृद्धि ये रक्त से होती है। तो हमारे हिसाब में भी इस प्रकार से, या व्यानेन रस धातुरि विक्षेपोचित कर्मणा, ये जो बात बताई गई है उसके जरिए व्यान के द्वारा रस पहुंचाया जाता है। और फिर रसात रक्तम तत्व मांसन मांसन में दस्तोस्तिच, ये जो प्रक्रिया बताते हैं वो चलती रहती है। तो क्षीरदधि न्याय का कुछ हद तक इसमें प्रयोग होता रहता है। अब सिर्फ हमारे हिसाब में जो बात छूट जाती है वो प्राणवायु स्रोत का इस प्रकार का संबंध, जो मॉडर्न में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के जरिए जोड़ा गया है। लेकिन हमारे हिसाब में तद्विशुद्ध मेरणे दुर्धरम बलवर्ण सुखायशा युनक्ति प्राणिनम प्राणा शोणित वर्तते। शुद्ध बल, शुद्ध रक्त, प्राण उसका अनुगमन करता है, ये बात बताई गई है। तो प्राकृतिक स्थिति बनाने के लिए या विकृति निर्माण होने के लिए इन्हीं भावों में कुछ गड़बड़ होगी। अब बात रहती है वो विज्ञान के बारे में। जो ज्ञान की प्रक्रिया, आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियाणि इंद्रियमर्थने ततः ज्ञानम, और ज्ञान होने के बाद उसके आधार पर जो बुद्धि होती है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धि, इसमें अंतर है। और व्यवस्थित वक्तन कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम, और उसके आधार पर जो बुद्धि निश्चयात्मक हो जाते हैं, उसके आधार पर क्या करना है, क्या बोलना है, इस प्रकार का निश्चय किया जाता है। तो इन सभी का प्राकृतिक स्थिति या वैकृतिक स्थिति में कैसा रोल है, ये एक देखना चाहिए। तो अभी मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम प्राणभव स्रोत के बारे में ज्यादा प्रयास करें, कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इस प्रकार से प्राण पर नियंत्रण करने से या प्राणायाम वगैरह करने से कैसे परिवर्तन आते हैं, रोग से मुक्ति किस प्रकार से मिलती है, ये एक देखने की चीज इस प्रकार की है। और जो विज्ञानमय कोश है हमारे हिसाब में वैदिक या उपनिषदों के अनुसार, उसको भी भली भांति देखना है। तो किस प्रकार से हमें प्रत्यक्ष बुद्धि होती रहेगी या बुद्धि होती रहेगी, चाहे प्रत्यक्ष से हो, अनुमान से हो, युक्ति से हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन बुद्धि निर्माण होना ये अलग बात है और ज्ञान होना ये अलग बात है। और उसके आधार पर ये अलग अलग इस प्रकार के बर्ताव होते रहते हैं। तस्मान् मतिं विमुच्येतां विमार्ग प्रसतां बुधः सतां बुद्धि प्रतिपेण सर्वं पश्येत् यथा यथम्, ये जो बात चरकाचार्य ने 11वें अध्याय में बताई है कि अमार्ग प्रसृत इस प्रकार की जो बुद्धि है उसको टालना है, और जो सज्जनों की बुद्धि है उसके अनुसार चलना है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि का भी रोल है जो साधक वित्त से जुड़ा इस प्रकार का है। और मेरा अभिप्रेतार्थ क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये अगर मैं डिसाइड कर पाता हूँ तो शायद ये उसी की तरफ बुद्धि मेधा वगैरह को लगाया जाता है और फिर उसकी प्राप्ति होती है। नहीं तो हम भटकते रहते हैं और फिर अमार्ग प्रसृत इस प्रकार के हो जाते हैं।
तो वो रोग का कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का विचार है, और शायद उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं काफी दिनों से ये इसके बारे में सोच रहा हूँ कि रोग और आरोग्य की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही पूरा बदल जाएगा, इसको अगर हम भली भांति इसका अभ्यास करते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो यह अच्छा ज्यादा रहेगा। तो इसमें ये भी बात है कि इतने सारे लोगों के इतने सारे मत थे। अब जो कारण बताए गए हैं कि चैतनाधिष्ठान है, ये हृदय ये है, वगैरह वगैरह, लेकिन इसे भी परोक्ष ही है, कुछ देख नहीं सकते हैं। फिर भी उसके बारे में काफी बहस आई है, और आत्रेय ने खुद बताई है कि इस प्रकार से इसमें वाद हुए हैं। और धन्वंतरी का जो मत है कि सर्व अंगों का एक साथ निर्माण होता है, युगपत होता है, वो सही है इस प्रकार से। और ये एक दूसरे से जुड़े हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। गर्भस्थ खलु मातुः पृष्ठाभिमुखः ऊर्ध्वशिराः संकुचितांगानि आस्ते अंतःकुक्ष। तो गर्भ की स्थिति कैसी होती है? तो मातुः पृष्ठाभिमुखः, माता के पृष्ठ की तरफ जिसने मुख किया है, ऊर्ध्वशिराः, ऊपर मस्तक है, संकुचित अंगानी, और सभी अंग सिकुड़ गए, इस प्रकार की स्थिति अंतःकुक्ष। ये काफी उसके पिक्चर्स मिलते हैं अभी सोनोग्राफी के जरिए। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है। अब ये बात उनको कैसे मालूम हुई? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उस जमाने में जब सोनोग्राफी वगैरह इस प्रकार की कोई भी साधन सामग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने गर्भस्थिति का जो वर्णन किया है वो आज पर सिद्ध हो जाता है कि हाँ, ऐसा ही होता है, गर्भ इसी प्रकार से दिखता है। तो ये उनको कैसे पता चला? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ऋषि जो त्रिकालदर्शी है, या योगच प्रत्यक्ष एक अलग अलग प्रत्यक्ष है, कि जो आम आदमी नहीं देख सकता है, वो योगच सन्निकर्ष से योगी देख सकता है। और उसको महत्व देना है, तो शायद ये बात बनेगी कि इस प्रकार से उनको पता चलता था। व्यवगत पिपासा बुभुक्षस्तु खलु गर्भः परतंत्र वृत्तिर मातरम आश्रित्य वर्तयति उपस्नेहो उपस्नेवत उपस्वेदाभ्याम गर्भाशय सदसद्भूतांगावयवः। तो जिसकी पिपासा बुभुक्षा चली गई है, यहाँ पिपासा और बुभुक्षा इन शब्दों का प्रयोग है, क्षुधा तृषा इस प्रकार का नहीं है। तो पीने की इच्छा, खाने की इच्छा इस प्रकार की नहीं है, जो पोषण मिलता है वो तो लेता रहता है। इस प्रकार से खलु गर्भः परतंत्र वृत्ति, तो दूसरे पर, माता पर निर्भर इस प्रकार का है। मातरम आश्रित्य वर्तयति, तो उसकी जीविका चलती रहती है। उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम, उपस्नेह और उपस्वेद के द्वारा ये होता रहता है। गर्भाशय सदसद भूतांगावयव, तो जो व्यक्त हुए हैं, जो व्यक्त नहीं हुए, इस प्रकार से अंगावयव है, उनके साथ में वो बढ़ता रहता है। तदनंतर ही अस्य कश्चित लोमक उपायने ही उपस्नेह कश्चिन नाभ्यं नाभिनाड्य नाडी अनयने, और उसके बाद लोमक उपायने ही उपस्नेह, कि जो गर्भोदक में गर्भ रहता है और उसके जो लोमकूप है, उसके द्वारा भी उसका पोषण होता रहता है इस प्रकार से। और कश्चिन नाभि नाड्य में नाड़ी आया नहीं, और कुछ जो है वो नाभि नाड़ी जो संबद्ध है माता से, उसके जरिए अपरा नाभ्याम यस्य नाड़ी प्रसक्ता नाड्यांचा अपरा, तो नाभि में इसकी नाड़ी प्रसक्त है,
और नाड्यांच्या अपरा, अपराच्या अस्य मातुः प्रसक्ता हृदय, और ये अपरा डायरेक्टली हृदय हृदय से संबद्ध इस प्रकार की है। तो ये भी बड़ा अजीब इस प्रकार का है। मॉडर्न मेडिसिन में ये अपरा जो है उसका डायरेक्टली सीधा संबंध हृदय से एनाटॉमिकली दिखा नहीं सकते। वो कतक गर्भाशय का एक अंश इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन गर्भ का पोषण हृदय से, माता के हृदय से इस प्रकार से होता रहता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहा है। वो डायरेक्टली हृदय से संबद्ध है और उसके जरिए ये अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करता है, आशा, ये जो इच्छा ये है उनको व्यक्त करता रहता है, इसलिए उसको मातु द्विहृदया कही जाती है। मातृहृदय वैसे ताम अपराम अपि संप्लवते शिराभिः स्यन्दमानाभिः स तस्य रसो बलवर्णकरः संपद्यते। तो माता का जो हृदय है वो ताम अपराम अभिसंप्लवते, तो जो अपरा है वो सिराभिः स्यन्दमानाभिः, स्यन्दमान इस प्रकार के सिराओं के द्वारा उसका अपलावन इस प्रकार का करते हैं। स खलु तस्य रसो बलवर्णकरः संपद्यते, तो उसका जो रस है वो बलवर्णकर इस प्रकार का हो जाता है। तो माता का रस जो है त्रेधा विभक्त हो जाता है। इस नीचे डायरेक्टली उसके बारे में सच सर्वरसवान आहार, और वो सभी रसों का आहार इस प्रकार का होता है। स्त्रिया ही आपन्न गर्भायाः त्रिधा रसा प्रतिपद्यते, तो जिसमें गर्भधारणा हुई है इस प्रकार के स्त्री में तीन प्रकार से रस का विभाजन होता है। स्वशरीर पुष्टये, स्तन्याय, गर्भवृद्धये। एक स्वशरीर पुष्टि के लिए, एक स्तन्य के लिए और गर्भवृद्धि के लिए। स तेन आहारेण उपष्टब्धः परतंत्र वृत्ति मातरम आश्रित्य वर्तयति अंतर्गतः, तो उस आहार से उपष्टब्ध होकर वो अंतर्गत गर्भाशय में इस प्रकार का उसकी जीवन यात्रा चलती रहती है, वर्तयति। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण विवरण इस प्रकार का है। तो रस जो बनता है गर्भिणी का, वो तीन प्रकार से विभक्त हो जाता है। एक तो उसके अपने शरीर की पुष्टि करनी है, ये तो स्वाभाविक इस प्रकार से है। दूसरी गर्भ की पुष्टि करनी है, तो वो सिरा से आहार रस उस अपरा में पहुंच जाता है, ऐसा कहना है। और हमारे हिसाब में तो रस का ही वहन चलता रहता है। तो खास करके इस अवस्था में गर्भ के पोषण के लिए त्रिधा विभक्त हुआ इस प्रकार का एक हिस्सा उसका जो है वो गर्भाशय पहुंच जाता है और अपरा के जरिए गर्भ का पोषण इस प्रकार का करता रहता है। अब गर्भोदक कहाँ से आता है, ये एक और सोचने की बात है, क्योंकि ऊपर गर्भोदक से भी उपस्नेह से पोषण होता रहता है, ये भी एक बात कही गई है। तो हमारे ग्रंथों में मुझे तो कुछ निर्देश याद नहीं है इस प्रकार का। मॉडर्न मेडिसिन में गर्भोदक का निर्माण कैसे और कहाँ होता है, ये अगर मालूम है किसी को तो बता दे इस प्रकार से। तो उपस्नेह न्याय से गर्भोदक से भी गर्भ का पोषण होता है और नाभि नाड़ी से भी पोषण होता है, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पे रहेगा। अब कहीं कभी जब गर्भोदक क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें गर्भ का पोषण अटक जाता है, अच्छे तरीके से पोषण नहीं होता है, आईयूजीआर और फिर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन ये बात हो सकती है। तो उसमें गर्भोदक को बढ़ाने के लिए मैं तो सुझाव देता हूँ दूध की पट्टियां पेट पर रखने का। उपस्नेह न्याय से वो गर्भोदक साक्षात बढ़ाने में कारीगर इस प्रकार का होता है। और दूध का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। लोग अभी ये सब नारियल पानी पर उतर आए हैं, ये काफी गलत है। और इसका प्रचलन इतना बढ़ गया है कि हर रोज एक नारियल लेना ही है कंपल्सरी, इस प्रकार से बताया जाता है नारियल का पानी। तो ये कहाँ से बात
कैसे निकली मालूम नहीं, लेकिन बालाजी ताम्हने ने उसके किताब में लिखा, उनकी किताब काफी मशहूर हो गई, तो ये लोग करने लगे हैं इस प्रकार से। तो जो विकृतियां गर्भ में पैदा होती है उसमें ये एक कारण इस प्रकार का हो सकता है। हमारे यहाँ दूध और घी, नमक, मक्खन, इन्हीं का संबंध बताया गया है गर्भ पुष्टि के हिसाब से। जो भी आहार वगैरह आगे बताए गए हैं उसमें दूध, घी और मक्खन यही है। ये नारियल पानी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ऊपर से पट्टियां रखेंगे तो गर्भोदक बढ़ता है, ऐसा मेरा कई मरीजों का अनुभव है। और फिर आयुजीआर भी कम हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी इस प्रकार के होने की संभावना या गर्भ की वृद्धि अच्छी होना ये हो सकता है। यष्टी तेल उदर पिच्छूचा पण छान उपयोग होतो. ओके. गर्भजल वाढण्यासाठी. अच्छी बात है। वैसे यष्टि मधु जीवनीय स्नेहोपग वगैरह वगैरह इस प्रकार की है। अगर ये स्नेह से बढ़ा देने वाला है तो शायद यष्टि मधु इस प्रकार से काम करेगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बेटर ऑप्शन यष्टि मधु घृत का प्रयोग करें। दूध के साथ सिद्ध इस प्रकार की यष्टि मधु घृत को बनाए और फिर उसका पिछू रखे। केवल दूध से भी यष्टि मधु सिद्ध दूध भी बना सकते हैं। नॉर्मल मिल्क या मेडिकेटेड मिल्क दोनों चलते हैं। नॉर्मल मिल्क भी रख सकते हैं। अगर हम शतावरी, दुर्वा या ऐसा कुछ सिद्ध करेंगे यष्टि मधु इस प्रकार से, तो वो भी चलेगा। जिस प्रकार की सुविधा हो वो करे। जनरली 7वें-8वें महीने में ये नौ बताती है कि गर्भोदक कम है इस प्रकार से। और फिर ये इस प्रकार से करने से मैंने देखा है कि काफी लोगों में आयुजीआर ठीक हो गया है इस प्रकार। यष्टि काश्मीरी तुप ये भी चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। स्ट्रेच मार्क्स, इचिंग, किकविस पण पण कमी होतं. ओके. उसमें जो बदर पत्र जल से धोना इस प्रकार का बताया गया है, उसका कुछ स्ट्रेच मार्क क्रीम कुछ कंपनी ने बनाया है इस प्रकार से, और फायदेमंद होता है ऐसा कहना है। तो इन सभी के दृष्टि से ये आवश्यक होगा, और इसमें उपस्नेहन न्याय से ये होता है, ये एक बात महत्वपूर्ण है। और जब इस प्रकार की पट्टियां रखेंगे तो उपस्नेह न्याय से गर्भोदक बढ़ेगा। जैसे उपस्नेह न्याय से गर्भ की पुष्टि होती है, उसी प्रकार से उपस्नेह न्याय से गर्भोदक की पुष्टि होगी और फिर वो गर्भ की पुष्टि करेगा। ये एक अहम मुद्दा इसमें है। अब जब आहार रस त्रिधा विभक्त होकर नाभि नाड़ी से संबद्ध होकर जो नीचे जा रहा है, गर्भ में चला जा रहा है, उसमें अगर बाधाएं निर्माण होती है और पुष्टि नहीं होती है तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो शायद अवरोध दूर करने के हिसाब से कुछ करना उस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर देखा है गर्भोदक की कमी के कारण आयुष्य ये ज्यादातर इस प्रकार के देखे हैं। तो हृदय से ये सीधा संबद्ध है, ये हमारा विचार है, आयुर्वेद का विचार है, वो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। सच उपस्थित काले जन्मनि प्रसूति मारुत योगात परिवृत्य अवाक्षरा निष्क्रामति अपत्यपथेन एषा प्रकृति विकृति पुनः अन्यथा, परंतु अतः स्वतंत्र वृत्तिर्भवति। तो उपस्थित काले जन्मनि, तो जब जन्म का काल हो जाता है प्रसूति मारुत योगा, तो एक प्रसूति मारुत योग ये एक अलग बात बताई गई है। गर्भ निष्क्रमण क्रिया वैसे अपान का कर्म है। तो केवल अपान न कहते हुए प्रसूति मारुत योग इस प्रकार का कहा गया है। तो शायद ये एक खासियत है उस समय अपान वायु की कि जो प्रसूति करवाता है। एक बीच में डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट पर होगा, सभी प्रकार के प्राणियों की डिलीवरी दिखाई थी। उसमें सिंह, वाघ, हाथी, गाय, बकरी और भैंस, ये सभी प्राणी दिखाई दिए थे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है इस प्रकार से।
तो अच्छा प्रोग्राम इस प्रकार का था। सिर्फ मानव जन्म में ऐसा है कि उसको समझने में और उसकी पूरी डेवलपमेंट होने में काफी दिन आगे भी लगते हैं। बछड़े वगैरह जो है गाय के, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं वो नीचे आने के बाद। ये देखा है इस प्रकार से। तो परिवृत्य अवाक्षिरा, तो वो टर्न हो जाता है और मस्तक की तरीके से बाहर निकलता है, निष्क्रामति अपत्य पथे में। तो ये जो इलास्टिसिटी है गर्भाशय की, योनि मुख की, इस प्रकार की, ये एक बड़ी अजीब इस प्रकार की स्थिति है कि सिर्फ उस प्रसूति काल में वो बाहर निकल सके, इतना स्ट्रेचिंग वहां पे होता है। गर्भाशय का स्ट्रेचिंग जैसे गर्भ बढ़ता रहता है वैसा स्ट्रेचिंग होता ही रहता है, लेकिन जब गर्भ बाहर निकलता है तो योनि का भी उतना स्ट्रेचिंग हो जाता है, और डायलेटेशन जितना अच्छा होगा वैसे गर्भ बाहर निकलने में आसानी इस प्रकार की होगी। तो ये प्रकृति है। विकृति ही पुनः आतो अन्यथा। इसके विपरीत अगर है मूढ़ गर्भ इस प्रकार के हो जाता है तो विकृति है। अब बात यह हो गई है कि इस प्रकार का मूढ़ गर्भ अगर है तो पुराने जमाने में ये अलग औरतें, सुईणी जिसको कहते हैं, ये रहती थी। वो घर घर में जाके डिलीवरी करती थी, और फिर उसका परिवर्तन करना, अगर सर से बाहर नहीं आ रहा है तो पाँव से डिलीवरी करना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें वो करती थी। अब जैसे ही ये पीएचसी वगैरह सब हो गया, और जो भी गर्भिणी है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट रखती है, और वो पीएचसी में, और अगर जरूरत पड़े तो जिला रुग्णालय में चली जाए, इसके बारे में सजग है। ये बाल माता मृत्यु रोकने के लिए ये कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। बाल मृत्यु का प्रमाण बहुत ही ज्यादा था, और इसलिए हमारी सरासरी जो है आयुर्मान की वो बिगड़ रही थी। और इसलिए गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया है कि हर गर्भिणी की रिकॉर्ड हो, और वो कहीं ना कहीं डिलीवरी के लिए जाए, घर में डिलीवरी ना होने दे। इसका एक दूसरा परिणाम ऐसा हो गया है कि ये जो मिडवाइफरी की प्रैक्टिस चलती थी, स्वीडन की प्रैक्टिस चलती थी, वो पूरी बंद हो गई। विदेशों में आज भी मिडवाइफरी चलती रहती है। घर में जाकर डिलीवरी करते हैं, और अगर मुसीबत आती है तो ही अस्पताल में चले जाते हैं। ये विदेशों में अभी काफी प्रचलन में है। ये भारत में ही ऐसा क्यों किया ये मालूम नहीं इस प्रकार से। और बाल मृत्यु रोकने के लिए शायद इस प्रकार से किया गया है, लेकिन इनके साथ इसका जो एक्सपर्टाइज था, उनकी जो कुशलता थी, वो भी चली गई अभी। ये एक बात इसमें है। परंतु अतः स्वतंत्र वृत्तिर्भवति, उसके बाद में वो स्वतंत्र वृत्ति एक बार जन्म हो गया। अभी ज्योतिष के अनुसार एक दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं कि जन्म कब माना जाए। जब ये बाहर निकलता है तब उसका जन्म हुआ, इस प्रकार का कहना है, या जब नाल कर्तन होता है तो जन्म मानना है। नाल कर्तन जब होता है तब ये माना जाता है इस प्रकार से। तो लोगों का कहना है कि जब नाल कर्तन होता है वो समय नोट करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो स्वतंत्र वृत्ति हो जाता है। तब तक उसका पोषण, जब तक नाल है तब तक उसका पोषण माता से भी होता रहता है, स्वतंत्र वृत्ति नहीं है। नाल कर्तन होने के बाद ये स्वतंत्र वृत्ति हो जाता है, तो बाहर निकलने का और नाल कर्तन का समय, इसमें सही समय कौन सा है? तो कहते हैं कि नाल कर्तन वाला जो समय है वो सही समय गर्भ के जन्म का मान लेना चाहिए। और खास करके ज्योतिष के हिसाब से उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है काल में, उन चंद मिनटों में, तो पूरा भविष्य ही
अलग हो जाएगा। और इसलिए उसको ध्यान में रखना है। अब प्लांट सीजर होते हैं, तो उसमें ज्योतिष के अनुसार लोग देख लेते हैं कि कौन सा समय अच्छा है, और फिर बच्चे का भविष्य अच्छा होगा वगैरह वगैरह। और वास्तव में उसका भविष्य कुछ अलग है, तो उस समय में डिलीवरी होती ही नहीं है, चाहे सीजर सेक्शन करना कर रहे हैं, आगे पीछे हो जाता है इस प्रकार से। और जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा, ऐसी बात नहीं है इस प्रकार से। तो नानल सर ने इसके बारे में एक बहस की थी, कि उनकी कोई मरीज थी, पूछने के लिए आई थी कि ये आप मुझे मुहूर्त निकाल के दे दीजिए कि डिलीवरी वैसे भी प्लांट सीजर है। तो नानल सर ने कहा अच्छा दिन देखो और करो, समय कौन सा है ये ज्यादा देखने की बात नहीं है इस प्रकार से। तो बोली नहीं नहीं, प्रिसाइज समय बताओ तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो नानल सर ने यही कहा कि ये उसका एक कुछ दैव होता है अपना अपना इस प्रकार सा। और फिर उसके मुताबिक वो जन्म कब होने वाला है ये निश्चित होता है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं वास्तव में। तुम्हें कोशिश करनी है तो करो, किसी ज्योतिष से पूछकर इस प्रकार से। लेकिन वैसा ही होगा ऐसी बात नहीं है। तो बोली ऐसा है कि जन्म तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ समय होने वाला है उस समय में, अगर हम अपने तरीके से अच्छा समय ढूंढ कर करते हैं तो थोड़ी तसल्ली होगी कि ठीक है ये होने वाला है, अच्छा लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। अगर नहीं होता है तो जैसे पहले चलता था वैसा ही है, कभी भी डिलीवरी होती है। और जो है वो उसको मानना पड़ता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ, अब ये प्लान सीजर के बारे में श्वास घेतला तो क्षण जन्म क्षण मानला पाहिजे। ये थोड़ा डिलीवरी को इस प्रकार से नजदीकी से देखना है, कितने मिनटों का फासला होता है। जनरली शुरू में तो ऐसा होता है, सांस लेने की प्रक्रिया मेरे ख्याल में तुरंत हो जानी चाहिए, तो जो डिलीवरी का समय है वही उसमें पकड़ा जाएगा। लेकिन स्वतंत्र वृत्ति ये जो बात बताते हैं, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ जब तक नाल कर्तन नहीं हुआ इस प्रकार से। और इसलिए जनरली अभी जो करते हैं वो बाहर बच्चा जब आता है उसी समय को पकड़ा जाता है और वो नोट किया जाता है। तो शायद ये बात होती है कि सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, रोना शुरू होता है, और फिर बाद में नाल कर्तन वगैरह इस प्रकार का होता है। तो इसमें फासला कितने मिनटों का है ये थोड़ा देखेंगे। और शायद इस प्रकार का अगर रिसर्च हो कि बाहर निकलने का समय और नाल कर्तन का समय, इन दोनों के आधार पर पत्रिका बने, और उस व्यक्ति में दोनों में से किसका संबंध ज्यादा अच्छा है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो शायद ये बात हो सकती है कि दोनों में कुछ अगर अंतर है, अगर दोनों एक समान ही है तो एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन दोनों परिस्थितियों में अगर अंतर है तो कौन सा भविष्य उसके लिए ज्यादा सूट करता है, ये एक
रिसर्च की बात इस प्रकार की होगी, काफी बरसों के बाद पता चलेगा कि इसके आधार पर अगर फलो ज्योतिष लिखते हैं और क्या होता है ये देखने की कोशिश करते हैं तो शायद अलग बात होगी। तो अगर परिचय में गायनेकोलॉजिस्ट कोई है जहाँ चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन सेक्शन से हो, बाहर निकलने का समय और नाल कर्तन का समय ये दोनों नोट किए जाए, दोनों के आधार पर पत्रिका बनाने की कोशिश करे तो क्या होता है ये देखना चाहिए इस प्रकार से। तसे 15-20 मिनिटात गर्भस्थितीमध्ये फारसा बदल होत नसावा, 24 मिनटों के बाद बदल होता रहता है। अभी जो भृगु संहिता छपवाई गई उसमें हर 24 मिनटों में किस प्रकार की ग्रह स्थिति बदलती है उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाने का तरीका है। वो फल ज्योतिष की बात छोड़ दो लेकिन हर 24 मिनट में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बदलती रहती है, ये अहम मुद्दा है। और बीच में अगर ये ग्रह स्थिति बदल गई है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। अगर ग्रह स्थिति बदलती नहीं है तो ठीक है, आसान है। लेकिन ग्रह स्थिति अगर बदलती है पूरा शरीर बाहर आने का समय, सिर्फ सिर निकलने का नहीं क्योंकि बीच में अटक भी सकता है, ऐसा है। और ये भी मालूम नहीं पहली सांस कब ली जाती है। बाहर आने के तुरंत बाद वास्तव में रोना शुरू हो जाता है, पहली सांस ली जाती है इस प्रकार से। तो वो कुछ सेकंड का फासला शायद होगा, मालूम नहीं है। तो इस दृष्टि से गायनेक में काम करें ये शायद कर सकते हैं। तो मैं भी पूछूंगा छात्रों से, और जो मेरे परिचय में गायनेकोलॉजिस्ट है, डिलीवरीज करते रहते हैं उनमें वास्तव में क्या होता रहता है ये पूछेंगे तो शायद उसके बारे में कुछ पता चले। और फिर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर उसमें अगर कुछ देखने की कोशिश है। ज्योतिष ग्रंथों में इसके बारे में क्या बहस है ये तो मालूम नहीं। उस जमाने में तो सीजेरियन सेक्शन था नहीं, तो सिर्फ गर्भ बाहर निकलना और नाल कर्तन होना, इतने पर ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। कोलटकर सर का यह कहना था कि नाल कर्तन का मुहूर्त देखना चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। लेकिन जैसे ये बात कही गई कि जब उसकी सांस शुरू हो जाती है तो चैतन्य की अभिव्यक्ति हो गई है उसमें। केवल पूरी तरीके से वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, इतनी ही बात है। तो शायद उसी को लेकर ये जब बहिः निष्क्रमण होता है उसी का उस समय को ही ले लेते हैं। लेकिन नाल कर्तन का भी समय देख लेना चाहिए। तो इसके बाद में ये स्वतंत्र वृत्ति इस प्रकार का हो जाता है। तस्य आहार उपचारो जाति सूत्रीयोपदिष्टाऊ अविकार करो चाभिवृद्धि करो जो होता है इन अर्ली प्रेगनेंसी। fluid made by amniotic membrane and after that constructed by fetal urine। थोड़ा अजीब है, रेफरेंस भी बता दो। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के जरिए फ्लूइड बनता है गर्भोदक को निर्माण करने वाला, लेकिन फीटल यूरिन भी उसमें होती है, ये थोड़ा अजीब है। आगे एक रेफरेंस आएगा कि उसके जरिए एक गर्भ में स्थित होते समय मूत्र और पुरुष की प्रवृत्ति होती नहीं है, इस प्रकार का रेफरेंस है। अब ये बात बताते रहते हैं कि सीजर करने के लिए उसने ये पुरुष को निगल लिया है और इसलिए तुरंत सीजर कर देना जरूरी है, ये बात काफी बार बताई जाती है।
तो मुझे भी इसके बारे में थोड़ी आशंकता है कि ये सही है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन फीटल यूरिन ये अगर रेफरेंस है तो एक बार वो रेफरेंस दिखा दो इस प्रकार से। गर्भपुष्टि के लिए जो हम दूध की नारियल पानी की पट्टी या रखते हैं, उससे उसी माता का कफ इंक्रीज होने का चांस होंगे क्या? ये तो नहीं देखा गया है कि उसके कफ की वृद्धि हो गई है और उसके कुछ नुकसान हुआ है। नारियल की पट्टी तो मैं नहीं बताता, लोग रखते होंगे शायद और उससे शायद कुछ होने की संभावना है, कफ होने की संभावना है। लेकिन अगर हम सिद्ध दूध बनाएंगे, यष्टि काश्मीरी इस प्रकार का या सिद्ध घुर्त इस प्रकार का बनाएंगे, या प्लेन दूध का प्रयोग करेंगे, देसी गाय का दूध करना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा इसमें, तो ये मुसीबत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता ये मुसीबत आएगी इस प्रकार से। तो उपस्नेह न्याय से ये यष्टिमधु स्नेहोपग गणों में है, तो उस दृष्टि से यष्टिमधु का घृत, यष्टिमधु का तैल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन गर्भोदक का जो निर्माण अभी मॉडर्न साइंस में जो बताया गया है, एमनियोटिक जो है उससे हुआ, ये तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर गर्भ का मूत्र उसमें शामिल होता है, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन कहता है, तो एक थोड़ा अजीब रेफरेंस है। तो जरा देखो कि इस प्रकार से होता है क्या नहीं होता है। तो जाति सूत्रीय उपदिष्ट, जाति सूत्रीय में उसके बेरा में आहार उपचार बताए गए हैं। अविकार करो च अभिवृद्धि करो भवतः, वो वहाँ विकार भी निर्माण नहीं करते हैं और अभिवृद्धि करने वाले होते हैं। ताभ्याम एव च विषम सेविताभ्याम जाता सद्यः उपहन्यते, और ये विषम सेवित इस प्रकार के अगर हो जाते हैं आहार उपचार तो सद्यः उपहन्यते, तो तात्काल उसका नाश हो जाता है। तरुः इव अचिर व्यपरोपितो वातातपाभ्याम अप्रतिष्ठित मूलः, जो जिसकी जड़ पक्की नहीं है, अप्रतिष्ठित मूल इस प्रकार का तरु अचिर व्यपरोपितो, व्यपरोपण का मतलब शायद अदीर्घ काल आरोपित था। ये जैसे ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर रख देते हैं, ये पुराने जमाने में भी होता था शायद इस प्रकार से। और वातातपाभ्याम, तो वात और आतप से अप्रतिष्ठित मूल, अगर उसका मूल फिक्स नहीं हुआ है तो वो उपहन्यते, उस वृक्ष का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से विषम सेवित इस प्रकार के जो आहार और उपचार है, उसके जरिए गर्भ का भी नाश हो जाता है, ये बात है। त्यावेळी घड्याळ नव्हते, जन्मवेळ कोणत्या स्वरूपात समजून घेत होते, ती पद्धत अधिक अचूक असावी। ये घटिका यंत्र रहता था और उसमें घटिका बुड़ाली, ये जो प्रयोग है शादी के समय इस प्रकार से, तो उस समय में मुहूर्त आ गया इस प्रकार के बताते थे। तो वैसे जंतर मंतर जो है दिल्ली में या जयपुर में, उसमें 20 सेकंड तक एक्यूरेसी है। एक 20 सेकंड वाला और एक 2 सेकंड वाला है एक्यूरेसी। तो काल गणना करते थे, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जंतर मंतर अगर जयपुर दिल्ली में है और हम कहीं दूसरी जगह रह रहेंगे, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होगी। तो मुहूर्त क्षण लव वगैरह इस प्रकार से कालगणना होती थी। उसके साधन क्या थे, ये अभी पता लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन कालगणना होती थी, इसमें संदेह की बात नहीं है। ये कौरव पांडवों के बारे में भी, अज्ञातवास से जब वो बाहर निकले, विराट नगरी पर दुर्योधन ने आक्रमण किया
और फिर ये जो विराट का पुत्र उत्तर, उसको भेजा गया समर के लिए, युद्ध के लिए। वो तो बहुत भयभीत था इस प्रकार से, तो अर्जुन उसका सारथ्य कर रहा था। और फिर उसने वो शस्त्र वगैरह निकाले जो रखे थे पेड़ में रखे थे। और जैसे ही अर्जुन ने धनुष का ये टणत्कार किया, तो दुर्योधन ने तुरंत पहचान लिया ये अर्जुन की धनुष की आवाज है, इस प्रकार की। और बोला अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है। तो अभी इनको फिर से 14 बरस ये 12 बरस वनवास जाना पड़ेगा। तो भीष्माचार्य वहां पे थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये 12 बरस पूरे हो गए हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ही आ रहा है, उसमें संदेह नहीं है, इस प्रकार से। तो कैसे पता चला कि 12 बरस पूरे हुए हैं? इस प्रकार से। तो जब निकलता है तो अभी भी एक प्रहर बाकी है, ऐसा अर्जुन कह के निकलता है। ये अब तो सीरियल में है, मालूम नहीं उसमें सच में क्या हुआ था, इस प्रकार से। लेकिन ये बहस बाद में आई है कि दुर्योधन ने दावा किया कि 12 बरस पूरे नहीं हुए, और भीष्माचार्य ने उसका खंडन किया, नहीं 12 बरस पूरे हो गए हैं, अज्ञातवास समाप्त हो गया है उनका, इस प्रकार से। तो कालगणना होती थी। इसमें संदेह की बात नहीं है। तो भारतीय लोग काफी आगे थे सभी विज्ञान के बारे में। ये एक बड़ा अहम इस प्रकार का मुद्दा है। और इसीलिए तो बाहर से लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे। नालंदा तक्षशिला जैसे पहले विद्यापीठ भारत में बने, इस प्रकार से। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं जर्मनी में जब गया था, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी थी, उसको 500 बरस पूरे हो गए थे, और ये बड़े जल्लोष उसका चल रहा था कि 500 बरस एक यूनिवर्सिटी इस प्रकार से काम कर रही है। तो हमारी तो यूनिवर्सिटी 150, 1500, 2000 बरस पुरानी इस प्रकार की है। उस जमाने में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। तो ये अलग बात इस प्रकार की है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान फिर भी अहम है। और हमें काफी के बारे में अभी पता नहीं है, उस प्रकार में उस समय में क्या करते थे, इस प्रकार से। ये जो अजंठा में रंग है, इतने बरस टिकने वाले रंग आज भी निर्माण नहीं होते, जो हजारों बरस टिके हुए हैं। कैसे करते थे? ये तो वनस्पति वगैरह से ही फासला था, नैसर्गिक थे पूरे तरीके से। फिर भी ये कैसे बनाए गए, ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। तो ठीक है। मुझे लगता है कि हमें हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसको फिर से बाहर निकालना इस प्रकार से है। अब शायद बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं, तो इसकी जरूरत होगी नहीं होगी एक अलग बात है, लेकिन ये बुद्धि जो है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा। वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। एवरी डे 1 to 2 यूरिन रिलीज बाय फीटस। ये थोड़ा अजीब है, तो रेफरेंस किस किताब से लिया है, नेट से लिया है, वो लिखो। डायरेक्ट ग्रह स्थिति लिख देते थे, ऐसा उल्लेख है रामायण में। उसी का आधार पर आज रामायण का निर्धारण किया गया है आधुनिक साइंस द्वारा। लघुमान्य वसंत चांद रिजल्ट। लीटर यूरिन पर डे।
इतनी कहाँ से आती है यूरिन? हाफ लीटर ऐसा होगा, 1 to 2 नहीं है, हाफ लीटर यूरिन पर डे। सर काल को आयुर्वेद में परिणाम क्यों कहा जाता है? परिणाम से वो देखा जाता है इसलिए परिणाम कहा जाता है। कोणार्क मंदिर एग्जैक्ट टाइम सांगतो या डाउन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ओके, ये रेफरेंस है। सूर्य दशा बगुन, हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप में ही रंगीन कपास पैदा होता है। बढ़िया। कैसे करते हैं एक बार देखो, बताओ। मैंने सुना था लेकिन देखा नहीं है। एंड बुक डीसी दत्त। ओके। तो ये रेफरेंसेस एक बार देखेंगे। और फिर शायद उसके आधार पर अगर कुछ हो सकता है तो सोचेंगे। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात, ऐसा मैंने भी सुना है। बस